का हमारा विषय है, जैसे कि हम समाजवाद के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारा विषय है कार्ल मार्क्स के ऊपर। कार्ल मार्क्स एवं समाजवाद, मार्क्स का समाजवाद। सबसे पहले तो हम कार्ल मार्क्स के बारे में लेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइनलैंड प्रदेश के ट्रीव्स नामक नगर में हुआ। यहूदी परिवार से था, लेकिन उसकी ये कहा जाता है जब उसकी आयु 7 वर्ष की थी तो उसके माता पिता ने प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। कार्ल मार्क्स दार्शनिक प्रवृत्ति का था, इसलिए औपचारिक शिक्षा के बजाय उसकी रुचि दर्शन शास्त्र के अध्ययन में अधिक थी। इसलिए उसने 17 वर्ष की आयु में कानून के अध्ययन को छोड़कर दर्शन शास्त्र का अध्ययन शुरू कर दिया। अध्ययन के दौरान वह हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत से प्रभावित हुआ, जो इस बात पर जोर देता है कि सारा विकास द्वंद्वात्मक सिद्धांत पर आधारित है। 1841 में जैन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि धारण की। 1842 में कार्ल मार्क्स को एक समाचार पत्र में पत्रकार के रूप में नौकरी करने का अवसर मिला। शीघ्र ही उसका संपादक भी नियुक्त हुआ। औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न उस समय की सामाजिक आर्थिक दशाओं से बड़ा प्रभावित था। श्रमिकों की दयनीय और शोचनीय दशा से दुखी था। इस समाचार पत्र के द्वारा क्रांतिकारी विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक उसने व्यक्त किया। 1842 में कार्ल मार्क्स ने एक धनी परिवार की लड़की जैना से विवाह किया। मार्क्स जो है इसके बाद पेरिस आ गया। पेरिस में मार्क्स परोधा, वाकुनिन, एंजल इत्यादि के विचारों से प्रभावित हुआ। समाजवादी विचारों ने मार्क्स को जो है परोधा के इससे बहुत प्रभावित किया, और इस तरह से ये कहा जाता है कि आगे चलकर उसने कार्ल मार्क्स ने जो है समाजवाद के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। 1845 में जर्मन सरकार की प्रार्थना पर फ्रांसीसी सरकार ने कार्ल मार्क्स को फ्रांस छोड़ने का आदेश दिया और ब्रसल्स जा पहुंचा। वो यहाँ एंजल्स ने, जो एक धनी परिवार से था, मार्क्स की धन से सहायता की। 1847 में मार्क्स और एंजल एक गुप्त संस्था कम्युनिस्ट लीग के सदस्य बन गए और गुप्त सभाओं तथा सम्मेलनों में भाग लेना शुरू किया। सभाओं सम्मेलनों में हुए वाद विवाद, विचार विमर्श के आधार पर उन्होंने प्रसिद्ध राजनीतिक प्रालेख कम्युनिटी मैनिफेस्टो तैयार किया, जो 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें श्रमिकों को एक होकर साम्यवादी क्रांति लाने के लिए प्रेरणा दी थी। इस क्रांतिकारी प्रलेख से प्रकाशित होने के परिणाम स्वरूप मार्क्स को ब्रसेल्स से भी निष्कासित कर दिया, वहाँ से भी उसको निकाल दिया गया और वो इसके बाद जर्मनी चला गया। लेकिन जर्मन सरकार ने उसको वहाँ रहने की अनुमति नहीं दी। 1849 को पेरिस पहुँचा। वहाँ की सरकार ने भी कहा कि तुम फ्रांस छोड़ दो। तो इसके पश्चात वो लंदन पहुँचा और शेष साल जो थे वहीं व्यतीत किए। 14 मार्च 1883 को उसकी लंदन में मृत्यु हो गई। तो मार्क्स के का ये था जीवन काल। मार्क्स ने एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है उसकी पुस्तक की आकृति थी, जिसका नाम था दास कैपिटल। तो दास कैपिटल जो है ये उसने लिखी, और इसी के तहत उसका जो है जो मार्क्सवाद का जो प्रमुख सिद्धांत था समाजवाद के ऊपर, अब क्या उसने सिद्धांत किया इसके बारे में हम लेंगे। तो मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांतों में विशेष तौर पर उसका पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत ये विशेष तौर पर हीगल के द्वंद्ववाद को के भौतिकता का आधार पर आधारित था, और इसी के तहत ही सामाजिक विकास की संचालन शक्ति विचार नहीं बल्कि भौतिक पदार्थ है। तो इसी से ये संबंधित था, और इसी के अंतर्गत उसने कहा कि आपसी संघर्ष के कारण समाज का विकास होता है। दूसरा है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। विशेष तौर पर जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, इसमें उसने कहा पूंजीवादी समाज में दो विरोधी शक्तियाँ होती हैं, पूंजीपति और मजदूर। इनके संघर्ष का आधार भौतिक हित है। इस प्रकार प्रत्येक समाज में भौतिक द्वंद्व चलता रहता है। फिर इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या उसने की। उसने कहा, उसके विचारों के आधार पर इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अंतर्गत उसने कहा कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या भी इसको नाम दिया। उसका कहना था प्रत्येक देश की ऐतिहासिक घटनाएं आर्थिक घटनाओं या आर्थिक व्यवस्था से प्रभावित होती है। समय समय की भौतिक परिस्थितियों के अनुसार ही मानव समाज में परिवर्तन आए हैं। सामाजिक ढांचा आर्थिक ढांचे से प्रभावित रहा है। तो इस तरह से इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की। तीसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। उसने कहा कि
कि आज तक सारा इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। समाज में शुरू से ही वर्ग संघर्ष होता है। समाज सदैव दो वर्गों में बंटा रहा जो आपस में लड़ते रहते हैं। एक वर्ग के वो है जिसके पास शक्ति और दूसरा वर्ग वो है जिसके पास शक्ति नहीं है। तो एक स्वामी, दास, जागीरदार, और इसी के तहत ही एक है स्वामी, दूसरा है दास, एक है जागीरदार, दूसरा है किसान, पूंजीपति, श्रमिक। तो इस तरह से दो विरोधी वर्ग जो हैं सदा से ही रहे हैं। चौथा, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत उसने दिया। मार्क्स कहता है का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण। मार्क्स के अनुसार किसी भी वस्तु का मूल्य उस पर खर्च किए गए श्रम यानी कि मजदूरी तथा समय के अनुसार निश्चित होना चाहिए, परंतु आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर और कारीगर को जो वस्तु बनाता है थोड़े से पैसे में अपना श्रम पूंजीपति को बेच देता है और पूंजीपति उस वस्तु को उस मजदूरी से अधिक पैसे में आगे चलकर जो है बेचता है। और इसी के अंतर्गत मजदूर को दी गई मजदूरी और वस्तु के विक्रय मूल्य के अंतर को मार्क्स अतिरिक्त मूल्य का नाम देता है। ये अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति अपने पास अपने लाभ के नाम से रखता है जो वास्तव में मजदूर को मिलना चाहिए। फिर सामाजिक, इसके पश्चात उसने पूंजीवाद का स्वतः नाश। कार्ल मार्क्स का ये विचार कि पूंजीवादी व्यवस्था में उसके अपने नाश के बीज निहित है। पूंजीवादी व्यवस्था स्वयं ही अपनी समाप्ति की ओर बढ़ती जा रही है, ये उसका मानना था। फिर सामाजिक क्रांति तथा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। मार्क्स के अनुसार मजदूरों की संख्या बढ़ने, उसमें वर्ग चेतना के विकसित होने, उनके स्थानीय स्तर राष्ट्रीय स्तर पर संगठनों के बनने तथा उनमें मजबूती आने के साथ ही समाज में मजदूरों की क्रांति का आना स्वाभाविक है और आवश्यक है। एक दिन सभी मजदूर क्रांतिकारी साधनों जैसे हड़ताल, तोड़फोड़, हिंसा द्वारा पूंजीवाद को समाप्त कर देंगे और उत्पादन के सभी साधनों पर अपना कब्जा कर लेंगे। मार्क्स का विचार है कि मजदूरों को संगठित होकर किसी भी साधन द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था को नष्ट कर देना चाहिए, चाहे शांतिपूर्ण क्रांति द्वारा या हिंसात्मक क्रांति के द्वारा। फिर कहता है कि साम्यवादी समाज अथवा वर्ग विहीन व राज्य विहीन समाज की स्थापना। कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य वर्तमान पूंजीवादी समाज के स्थान पर एक साम्यवादी समाज की स्थापना करना है जिसमें सब व्यक्ति समान होंगे, उसमें विभिन्न विरोधी वर्ग संघर्ष नहीं होगा और इसी के साथ साथ वितरण के साधनों पर सब लोगों का एक बराबर स्वामित्व होगा जिसमें व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण की कोई संभावना नहीं होगी। तो नेक्स्ट लेंगे हम कार्ल मार्क्स के विचारों का प्रभाव। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज राष्ट्रीय नहीं वरन अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है। इसका उद्देश्य विश्व के समस्त मजदूरों को इकट्ठा करना और मनुष्य मात्र का कल्याण करना है। इसलिए उसने 1864 ईस्वी में इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन की स्थापना की। मार्क्स लोकतंत्र का कट्टर विरोधी और मजदूरों की तानाशाही सरकार की स्थापना का समर्थक था। इसके लिए उसने ट्रेड यूनियनों पर अधिक बल दिया। उसके विचारों का प्रभाव संसार के लगभग सभी देशों पर हुआ। संसार के सभी महान राजनीतिकों को इसका सामना करना पड़ा। इससे मजदूरों में समाजवादी भावनाएं जागृत कर दी और उन्हें संगठित होकर पूंजीवाद के विरुद्ध लड़ना सिखाया। पूंजीवादियों के अत्याचारों से पीड़ित मजदूर वर्ग क्रांति द्वारा वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए उद्यत हो गया। यूरोप के पिछड़े हुए देश जैसे इटली है, रूस है, जर्मनी, फ्रांस आदि पर समाजवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। इन देशों में साम्यवादी विचारधारा का अधिक प्रसार हुआ। यहाँ के लोग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए थे, अतः वे समाजवाद की ओर बड़ी तीव्र गति से बढ़े। यहाँ के कवियों, लेखकों, अध्यापकों आदि ने समाजवाद को लोकप्रिय बनाने में बड़ा योगदान दिया। इटली के लेखकों और कवियों ने साहित्य के माध्यम के द्वारा मार्क्स के सिद्धांतों और आदर्शों को लोकप्रिय बना दिया। इटली में लंबार्डी में एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका अदा नेग्री ने अपने सुंदर और आकर्षक कविताओं द्वारा समाजवाद को लोकप्रिय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहाँ के कन्या कवि फिलिप तुराती ने अपने एक समाचार पत्र द्वारा इटली में 19वीं शताब्दी में समाजवाद का बहुत प्रचार किया। इनके प्रयत्नों के फलस्वरूप 19वीं शताब्दी में समस्त इटली मार्क्स के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ। रूस की बात करें, गहरा प्रभाव पड़ा। पूंजीवादी और निरंकुश शासन से छुटकारा दिलाया गया। 1917 की क्रांति हुई लेनिन के नेतृत्व में और इस तरह से रूस में साम्यवादी गणतंत्र की स्थापना हुई। लेनिन ने सत्ता ग्रहण करने पर रूस में समाजवाद की गति को तीव्र किया।
इसके अतिरिक्त फ्रांस की बात करें तो समाजवाद का यहाँ पर भी गहरा प्रभाव पड़ा और यहाँ पर भी समाजवादी दल वहाँ का एक शक्तिशाली राजनीतिक दल बन गया। उसी प्रकार जर्मनी में भी समाजवाद ने जोर पकड़ा। बिस्मार्क को इसके सामने झुकना पड़ा आगे चलकर। मार्क्सवाद के समाजवाद ने यूरोप में पूंजीवाद को रोकने में बड़ा सहयोग दिया और इससे सुधारों के जो दरवाजे थे वो खुल गए। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। आज की सरकार का मुख्य नारा ही समाजवाद है। अंतर केवल इतना है कि भारतीय समाज मार्क्सवाद के सिद्धांतों पर नहीं वरन गांधी के सिद्धांतों पर आधारित है और क्रांतिकारी और हिंसात्मक तरीके के प्रयोग के पक्ष में नहीं। समाजवाद के प्रभाव ने ही प्रत्येक देश की सरकार को मजदूरों की दशा सुधारने और उनके कल्याण की विभिन्न योजनाएं बनाने के लिए विवश किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कार्ल मार्क्स का एक प्रकार से समाजवाद जिसने लोगों को बहुत ही प्रभावित किया। तो इतना ही।